Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 11th December 2021. So, let's start today's discussion. The first article is about the yesterday's summit, जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था. उसी में जैसे मैंने बताया था कि इंडिया का जो प्रॉपर डिस्कशन है मिस्टर मोदी का और मिस्टर बिडेन का वो फ्राइडे को होने वाला था. सो उस मीटिंग में ये बताया गया है पीएम मूथ सोशल मीडिया क्रिप्टो करेंसी नॉर्म्स. हमारी जो मीटिंग है उसमें मिस्टर मोदी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया और इन उन अकॉर्डिंग टू हिम क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है. सो उनके हिसाब से क्या क्या चीज़ें एज अ कंट्री डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, उनको क्या लगता है इंडियन डेमोक्रेसी में कितने चेंजेस आने चाहिए. जैसे उन्होंने बताया कि हम म्यूचुअल लर्निंग करेंगे या म्यूचुअली एक दूसरे के कॉन्स्टिट्यूशन को समझ के देन विल ट्राई टू वर्क सो दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपरली या इंडियन डेमोक्रेसी प्रॉपरली फंक्शन कर पाए. साथ ही साथ उन्होंने इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में बताया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया कि वो कितना पुराना है. उसी पर काउंटर काउंटर नहीं बोल सकते बट यस चाइना की तरफ से भी उनके अगर हम बोले तो उनके तरफ से भी उनका जो था जवाब ये था कि उनका डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट है. विल सी आफ्टरवर्ड. पहले इंडिया आर्टिकल रिलेटेड जो आया है मिस्टर मोदी का क्या बोलना था वो हम देख लेते हैं. सो मिस्टर मोदी एड्रेसेस समिट फॉर डेमोक्रेसी कन्वेड बाय मिस्टर बिडेन. डेमोक्रेसी शुड जॉइंटली डील विद सोशल मीडिया एंड क्रिप्टो करेंसी. जैसे कि आप सबको पता है आज के टाइम पे अगर आप जाएंगे यंगस्टर्स के ऊपर या किसी के ऊपर भी क्रिप्टो करेंसी जो है ये और एक सोशल मीडिया, ये दो ऐसी चीज़ है विच एक्चुअली इन्फ्लुएंसेस देयर होल लाइफ. ना ही किस एक दो जन की बात करें बट इट इन्फ्लुएंसेस द इंडिविजुअल्स लाइफ, उनका फ्यूचर स्पेकुलेशन एंड मैनी मोर थिंग्स कि फ्यूचर क्या करना चाहेंगे. ये दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जिसकी वजह से उन्होंने भी ये दो चीज़ पे बोला. Democracy should jointly deal with social media and cryptocurrencies, Prime Minister Narendra Modi said in a virtual address at the Summit for Democracy hosted by US President Joe Biden on Friday. Mr. Biden said India is the largest डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. हम सबको पता है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी. अगर हम बोलेंगे वेरी रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल. अगर आपने फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इंडियन डेमोक्रेसी की क्या फ़ीचर्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फ़ीचर्स हैं. लगभग 2500 साल पुराना डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन हम फॉलो करते हैं. He proposed to share India's democratic experience through the digital solution. So, we must also jointly shape global norms for emerging technologies like social media, cryptocurrency, so that they are used to empower the democracy, not to undermine it. तो उनका ये बोलना बिल्कुल ही सही है कि दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना चाहिए. The summit was convened by Mr. Biden to strengthen the democracy around the world. Opening the summit on Thursday, he announced the establishment of presidential initiative, जिसमें हमने देखा था कि वो अपने कंट्री में 4.4 मिलियन का अमाउंट लगाएंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी या फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओपन फ्री मीडिया, फाइटिंग करप्शन, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड एडवांसिंग द टेक्नोलॉजी. इसके बारे में हमने कल भी देखा था. मिस्टर मोदी का और एक चीज़ बोलना था, दैट वाज द म्यूचुअल लर्निंग. Different parts of the world have followed different paths of democratic development. There is much we can learn from each other. We all need to constantly improve our democratic practices and system. So उन्होंने बोला कि by sharing the norms or by sharing the techniques of functionings of democracy, we can actually have a proper inclusion of all the aspects. democracy के जितने aspects हैं, अगर शायद इंडिया बिंग अ कंट्री, इंडिया के जो डेमोक्रेटिक फीचर्स है उसमें अगर कुछ कुछ चीज़ें छूट रही है बाकी कंट्रीज़ को देखते हुए, बाकी कंट्रीज़ के डेमोक्रेसी प्रैक्टिस देखते हुए, शायद हम वो सब चीज़ को भी इंक्लूड कर लें. तो एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होता है, एक प्रॉपर इंक्लूजन ऑफ ऑल दी एस्पेक्ट्स होता है विथ ह्यूमन्स ऑल्सो. So, Mr. Modi referred to the civilizational tradition of democracy in India, citing the ancient city states under the Licchavi and other that flourished in India during the late Vedic and Buddhist period and continued to the early medieval period. So, giving an example of Licchavi dynasty or
हमारे वैदिक बुद्धिस्ट डायनेस्टी के टाइम का बात करें कि उस टाइम पर भी जब डेमोक्रेसी एज सच टर्म नहीं था, उस टाइम पर भी इंडिया में एक प्रॉपर विदाउट डायरेक्टली स्टेइंग डेमोक्रेसी वैसा पैटर्न फॉलो किया जाता था। इसकी वजह से हम बोलते हैं कि इंडिया का जो डेमोक्रेसी, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। Centuries of colonial rule could not suppress the democratic spirit of Indian people and it again found the expression। हमारा मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप देखोगे, ऑब्वियसली वही चीज़ था कि हमें सप्रेस किया गया, हमारे इंडिपेंडेंस को हमसे छीना जा रहा था। बट देन ऑल्सो 1947 का इंसिडेंट एवरीवन नोज एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग इट। 75 ईयर्स हो चुके हैं इंडिया को वो डेमोक्रेटिक नेशन इस्टेब्लिश करते हुए। The Prime Minister said India would be happy to share the expertise in the organizing free and fair election, transparency in all the areas. Democracy is not only of the people, by the people or for the people, but with the people and within the people। ये बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने इंक्लूड किया कि सिर्फ हम डेमोक्रेटिक के स्टेटमेंट्स के ऑफ बाय फॉर नहीं जाते, बट विद द पीपल चलेंगे तो तब जाकर हम एक्चुअल डेमोक्रेसी के बारे में बात कर सकते है। अब ये पॉइंट जो है, ये आर्टिकल जो है, यू कैन राइट इन इम्प्रोवाइजिंग। अगर सम स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नेंस की बात आई, गवर्नेंस पे क्वेश्चन आया, तो बाय गिविंग अ रीसेंट एग्जांपल यू कैन ऐड दिस पॉइंट कि मिस्टर मोदी का क्या बोलना है, या मिस्टर मोदी नहीं ले सकते आप नाम डायरेक्टली, तो द फॉर्मर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है, समिट्स में क्या हो रहा है, सो दैट सामने वाले को भी पता चलेगा दैट यू आर कीपिंग योर सेल्फ अपडेटेड विद द रीसेंट रिफॉर्म्स और रीसेंट चेंजेस दैट गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू ब्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे जाए। नेक्स्ट आर्टिकल उसी समिट के रिलेटेड है। चाइना का ये मानना था कि चाइना हैज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। उन्होंने ये चीज़ समिट में भी बोला कि चाइना क्लेम्स इट्स द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अगर मानने की बात है तो आई रियली डोंट नो कितने लोग मानेंगे, बट उन्होंने अपने ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिए। लेट्स सी। Attacking the US Foreign Ministry says the self-styled beacon of democracy has evident malice. As US President Joe Biden on Friday hosted the world leaders including Prime Minister Narendra Modi on second day of Democracy Summit, China's government kept a week-long campaign criticizing the liberal democratic systems by attacking the Americans' democratic malice। तो उनका काउंटर पार्ट या डायरेक्ट काउंटर करते बोले कि जो यूएस का पैटर्न है, इट हैज़ सम इश्यूज, इट हैज़ सम लूप होल्स, वेयर एज चाइनाज डेमोक्रेसी इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट परफेक्ट डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू हिम। China's foreign minister on Friday said democracy was a common value of humanity instead of the geostrategic tool। उनकी डेफिनेशन डेमोक्रेसी की बहुत अलग है। उनके लिए जियो स्ट्रैटेजिक टूल नहीं है, बट इट इज़ अ कॉमन वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि वी वर्क फॉर ह्यूमन्स, वी वर्क फॉर एन इंडिविजुअल, वी वर्क फॉर द कंट्री। सो उनका ये बोलना है कि इट इज़ अ कॉमन वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी इंस्टेड ऑफ अ जियोस्टैटिक टूल एंड द समिट दिस वीक वॉज एम्ड फॉर डिफेंडिंग द यूएस हेजिमनी विच इज़ आउट एंड एंटी डेमोक्रेटिक। ये उनके सेक्रेटरी का बोलना है कि ये मीटिंग जो है, उन्होंने बोला है कि इट्स फॉर डेमोक्रेसी, इट्स फॉर strengthening the democracy, but we think it is to show the hegemony of US government or it is to show the hegemony of US democracy, जो कि नहीं है। उनके हिसाब से ये चीज़ है। The self-styled beacon of democracy, spokesperson Wang Weihing said, has evident democratic malice and used democratic deficit. In the lead up to the summit, China's government of an official media launched two prolonged campaigns showcasing the strength of China's political system while pointing out the deficiency of political systems। दूसरे कंट्रीज़ के या फिर खुद की स्ट्रेंथ नोटिस करने के लिए दे ट्राई टू शो इट थ्रू डिफरेंट एविडेंस। जैसे कि सबसे पहले चीज़ उन्होंने क्या बताया कि हमारे यहाँ का जो इलेक्शंस है, इलेक्ट्रल डेमोक्रेटिक प्रोसेस, वो बहुत अच्छा जा रहा है बाय शोइंग द डेटा कि 2016-2017 में उनके डेटा के हिसाब से मोर देन 900 मिलियन लोगों ने, वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया था टाउनशिप और कंट्री लेवल के इलेक्शन में, विच शोज़ कि दे हैव द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ये पहला पॉइंट है जो उन्होंने अपने एविडेंट या फिर खुद को प्रूव करने के लिए बताया वाइट पेपर्स के हिसाब से।
It did not, however, mention that Congresses, both the lower at the national levels, were rubber stamp bodies that rarely questions the Communist Party policy. Obviously, China की अगर हम बात करें फिलोसॉफीज़ या फिर उनकी जो थियोरीज़ है, कम्युनिस्ट थियोरी है, सो कोई भी बॉडी अगर कोई भी इलेक्शन जीत भी रहा है तो दे आर लाइक अ रबर स्टैम्प. जैसे कि इंडिया में हम बोलते हैं जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, और हमारा जो नॉमिनल हेड है या जिनको हम रबर स्टैम्प बोलते हैं पावर के लिए, प्रेसिडेंट बोलते हैं ओबियसली. सो उसी तरीके में ये बोला गया कि वहाँ की जो भी हेड्स बनते हैं डजेंट मैटर्स, क्योंकि कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी को क्वेश्चन नहीं करेगा. कम्युनिस्ट पार्टी जो बोलेगा वो वहाँ का हेड या वहाँ का इलेक्टेड पर्सन को करना है. तो ये एक काउंटर पार्ट दूसरे कंट्रीज़ के हिसाब से ये चीज़ चाइना ने नहीं एक्सेप्ट की. सो जिसके वजह से वन कैंडिडेट इलेक्शंस वो लोग इस चीज़ को रेफर करते हैं. Foreign model. So while defending the Communist Party's governance as the democratic, the paper also warned of the dangers of the country adopting foreign political models. Blindly copying other models of democracy is a problematic maneuver. It risks the creating cultural conflict, political volatility, and even social turmoil. तो ये भी उनके हिसाब से ये बोला है कि हमने किसी भी फॉरेन मॉडल को कभी डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि डायरेक्ट फॉरेन, अभी ऑब्वियसली अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया का कल्चर एंड ट्रेडिशन इज़ वे मोर डिफरेंट फ्रॉम दी एवरी वेस्टर्न कंट्रीज़ और एनी ऑफ द कंट्रीज़. किसी भी कंट्री का डायरेक्ट हम बेसिस लेके फिलोसफीज लेके अपनी डेमोक्रेसी में इंक्लूड करेंगे तो इट विल क्रिएट अ क्लैश. हमारा कल्चरल प्रॉब्लम होगा, पॉलिटिकल इश्यूज होंगे, इकोनॉमिक इश्यूज होंगे, बिकॉज एवरी कंट्री हैज़ अ यूनिक डेमोक्रेसी इन इटसेल्फ. सेम चीज़ उन्होंने बोला कि हमने कभी भी किसी भी फॉरेन पॉलिसी को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं किया या कॉपी नहीं किया, बिकॉज वो ये सब क्लैशेस देता है. ठीक है, जिसके वजह से हमने ऑफिशियली जो है एक अपने वे में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉलो अप करने की कोशिश की. ये दूसरा उनका प्रूफ था जो उन्होंने बताया. To make that case, China's official media routinely points to India's political system being chaotic or insufficient to justify why large developing countries are better off following China's authority model. So उन्होंने बोला कि वी फॉलो अ ओन मॉडल जिसको अथॉरिटेरियन मॉडल बोलते हैं. अथॉरिटेरियन फिलोसफीज अगर आप पढ़ोगे, अगर आप फीचर्स पढ़ोगे देन यू विल नो कि क्या है इस चीज़ का. एंड चाइना हमेशा से क्लेम करता है कि इंडिया का गवर्नमेंट इज़ नॉट गुड, इंडिया की डेमोक्रेसी इज़ नॉट फंक्शनिंग एंड मैनी मोर थिंग्स. थर्ड थिंग जो उन्होंने पॉइंट आउट किया वो ये था कि उनके वन ऑफ द न्यूज़ चैनल में एक कंपैरिजन किया था इंडिया और चाइना में, स्टेटिंग दैट कौन सी कंट्री गिव्स मोर वुमेन स्टेटस, whose women status in India or China, who has a human right and democracy, जिसमें again they showed कि China has much more we can say employment या फिर encouragement to women उनके डेटास के हिसाब से, जिसको भी again don't accept. अगर पेपर्स के थ्रू माने तो इट कैन शो मैनी थिंग, बट ऑब्वियसली अगर वुमेन स्टेटस की बात करें तो इंडिया इज ऑल्सो मूविंग वे फॉरवर्ड. सो बिडेन समिट मे ट्राई टू आर्ग्यू दैट इंडिया सिस्टम एम्बॉडीज डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स एंड चाइना डज नॉट. सो एक वो भी था ह्यूमन राइट को चीज़ को लेकर जो उन्होंने क्वेश्चन किया था या फिर एक कंपैरिजन किया था ह्यूमन राइट्स को लेकर. ठीक है, बट द प्योरली वर्बल क्लेम विल नॉट अल्टर द फैक्ट दैट लाइफ एंड रियल राइट्स ऑफ चाइनीज वुमेन्स आर फार सुपीरियर टू दोज ऑफ ऑल द इंडियन वुमेन्स. ये काउंटर जवाब था. अगर आप फैक्ट्स को देखोगे डजेंट मैटर्स, रियलिटी मैटर्स अ लॉट. क्योंकि अगर रियलिटी देखें तो किसी भी एक छोटी चीज़ में अगर इंडिया में कुछ अगर ऐसा हुआ, वुमेन के राइट वायलेट हुआ, हमारे ह्यूमन राइट कमीशन है, देन आज के टाइम सोशल मीडिया इज सच अ थिंग दैट जिसका लोग सही भी फ़ायदा उठाते हैं, गलत भी फ़ायदा उठाते हैं, इट डिपेंड्स. ठीक है, तो अगर रियलिटी में बात करें तो वी कैन क्लेम कि चाइना में जो रियल राइट्स अगर बताए वुमेन को, उससे ज़्यादा इंडिया में उनको वो राइट्स दिए जाते हैं. The white paper titled Democracy That Works and published by China's State Council or Cabinet said that the leadership is the fundamental guarantee for what it is called the whole people's democracy, adding that China did not duplicate the Western models or any foreign model. The best way to evaluate whether a country's political system is democratic and efficient is to observe whether the succession of the leader is an orderly and with the
लॉ। सो उनका ये भी है एक मैटर, उन्होंने ये भी कंपेयर किया कि अगर आपको देखना है आपकी डेमोक्रेसी फंक्शन करती है कि नहीं, तो यू हैव टू सी द सक्सेशन, कि दिन ब दिन साल ब साल आपका डेमोक्रेसी या आपका गवर्नमेंट किस वे में फंक्शन कर रहा है, आपके इधर के लीडर्स किस वे में फंक्शन कर रहे हैं। सो दिस वाज सम ऑफ द पॉइंट जो चाइना क्लेम करता है कि उनकी डेमोक्रेसी ये सब तरीके से बहुत अच्छा है, बट एवरीवन नोज व्हाट इज़ द रियलिटी अबाउट इट। अगले न्यूज़ पे जाते हैं। अगला न्यूज़ हमारा सिडिशन लॉ के ऊपर बात करता है, क्योंकि हाउस में ये चीज़ बोला गया था कि सिडिशन लॉ को आप कैंसिल कर दो, सिडिशन लॉ को आप रिपेल कर दो, जिस पे कि सुप्रीम कोर्ट का या फिर ये चीज़ बोला जा रहा है सेंटर की ये चीज़ होने से रहा, क्योंकि ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। पहले आर्टिकल देख लेते हैं, देन सिडिशन लॉ के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि क्या आर्टिकल्स है, कौन से सेक्शंस आईपीसी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। Union Law Minister Kiran Rijiju on Friday told the Lok Sabha that the Ministry of Home Affairs has no proposal under the considerations to scrap the Sedition Law 124A of the Indian Penal Code that deals with sedition. Mr. Rijiju also informed the House that the question of law regarding the section of 124A was pending. The ministry was responding to the question from Assam MP and All India Democratic Front had a recent term of sedition law as a colonial and made an observation about the misuse. उसी के कंटिन्यूशन में एक आर्टिकल ये भी आया था, सेंटर सेज नो टू स्क्रैप दी सेडिशन लॉ। सेंटर की बात अगर माने तो सेंटर ने सीधे से मना कर दिया, वी विल नॉट स्क्रैप और वी विल नॉट कैंसल द लॉ। No such observations have been found in any judgment or order delivered by the Honorable Supreme Court of India. क्योंकि ये बोला गया था, ये क्वेश्चन एक उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट या किसी के ऐसे डिसीजन में कितने बार ये जो सिडिशन लॉ है उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। सो इट्स बेटर आप इसको अमेंड कर दो, हटा दो। So, section 124 says whoever by words or either by spoken sedition, अगर मैं बताऊँ sedition का मतलब क्या होता है कि being a person, इफ़ आई एम एन इंडिविजुअल और मेरे ही एरिया में या कोई किसी भी एक पर्सन की मैं बात करूँ, मैं उसके बारे में कुछ गलत बातें बोल रही हूँ, कुछ एक्सटेंटिव गलत बातें बोल रही हूँ विदाउट एनी प्रूफ, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है, जस्ट आई एम सेइंग। किसको मतलब हमारा फंडामेंटल राइट भी हमें देता है कि राइट टू एक्सप्रेशन, बट अनटिल अनलेस कि आप किसी को डिफेम ना करो। अगर मैं किसी को डिफेम कर रही हूँ विदाउट एनी प्रूफ, तो वो पर्सन मेरे अगेंस्ट सिडिशन का एक्ट, सिडिशन का सेक्शन लगा सकता है। बट अगर बीइंग अ मीडिया पर्सन शायद मेरे पास एविडेंसेस हैं एंड एविडेंसेस शो कर रहे हैं मेरा प्रूफ, देन इट्स ओके, बट विदाउट एविडेंस इफ आई एम सेइंग, तो दैट पर्सन कैन सू मी अगेंस्ट द सिडिशन ऑन द सिडिशन एक्ट, जिसमें मुझे इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है, फाइन भी लग सकता है। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की अगर हम बात करें, इन रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस ऑन द लाइन्स ऑन ऑल अदर लॉ मिनिस्टर्स सेड that the states were divided on the issues of 8 state objectives, जिसके ऊपर प्रपोजल्स अभी तक प्रॉपर बनाए नहीं गए हैं। वील डायरेक्टली गो टू द सेडिशन लॉ। सेडिशन लॉ होता क्या है और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है, क्योंकि जनवरी में भी ये चीज़ देखा गया था कि एक पिटीशन साइन किया गया था, ताकि वो लोग मतलब जो पिटीशन साइन था वो ये था सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो सेडिशन लॉ है उसको आप रीलुक करो या एटलीस्ट चेंजेस या फिर कैंसिल करो, ठीक है। अगर सिडिशन लॉ की अगर हम बात करें, इंडियन पेनल कोड में हमारे आईपीसी में सिडिशन लॉ इज वे 60 to 70 ईयर्स ओल्ड जजमेंट पे वो लॉ बनाया गया था, क्योंकि एक केस था 1962 में जिसको कि केदारनाथ केस बोलते थे हम, केदारनाथ केस था, जिसमें ये डिसीजन दिया गया था कि सिडिशन 124A जो है ये एक कॉलोनियल लेगेसी है, जो कि मतलब एक डॉक्ट्राइन, एक चिलिंग इफेक्ट है। चिलिंग इफेक्ट आई थिंक तो सबको पता है कि आप फ्री स्पीच दे सकते हो किसी के लेकर, बट यू कैन नॉट डिफेम दैट पर्सन विदाउट एनी प्रूफ, क्योंकि फिर वो कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ क्लैश करता है। So in Kedarnath judgment, the court had reasoned that without section 124A, the state would be in jeopardy if the government has subverted it. However, said the section 124A would apply only to the expressions that intend to cause violence and were punishable under sedition. ऐसे कुछ एकदम ही एक्सटेंटिव वर्ड्स जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है नॉर्मल लोगों से, उसी को आप सेडिशन में ले सकते हो।
अब नॉर्मली मैं अगर मैंने किसी को बोल दिया आप पागल हो, दैट डजेंट मीन कि मैं उसको डिफेम कर रही हूँ। उसका एक एक्सटेंटिव लेवल तक का चीज़ें होती हैं। सो इट सेंड्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द गवर्नमेंट दैट सेडिशन कितने बाद अथॉरिटियों से जो है अलग अलग वो यूज़ किया जाता है, मिसयूज़ होता है उसका अंडर सिटीजन फंडामेंटल राइट, कि ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, राइट टू एक्सप्रेशन का। राइट टू एक्सप्रेशन के अंडर लोग बहुत कुछ बोल देते हैं कितने बार। सो जिसकी वजह से उस टाइम पे ये एक्शन या फिर ये जो 124A है उसको पास किया गया था। ठीक है। अब अगर बैकग्राउंड बात करें सिडिशन की, तो ये कहाँ से आया, जैसे हम बोलते हैं कि कॉलोनियल टाइम से है या फिर उस टाइम पे भी देखा गया था। इंग्लैंड में 17th सेंचुरी में जो लॉ मेकर्स थे उनका ये गुड ओपिनियन था कि अगर गवर्नमेंट को सर्वाइव करना है, अगर आप चाहते हो आपके पास एक स्टेबल गवर्नमेंट या मोनार्की हो, उस बेसिस के लिए इंग्लैंड में 17th सेंचुरी में ये सेडिशन लॉ लाया गया था। सो ओरिजिनली ये जो है 1837 में ड्राफ्ट किया गया था थॉमस मैक्यूलन से। सॉरी, उनकी तरफ से डेवलप किया गया था, जो कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन और पॉलिटिशियंस थे। ठीक है। और उसी को बाद में, मतलब बाद में वो बात अलग है कि इंग्लैंड में उसको ऑमिट कर दिया गया था, बट इंडियन पेनल कोड ने जो है, ये आईपीसी जो है वो 1860 में उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। इंडियन 1870 में इट वाज इंसर्टेड बाय एन अमेंडमेंट, सर जेम्स स्टीफन के इन्हें इंट्रोड्यूस किया इंडिया में, और फिर उसको अमेंडमेंट करके इंक्लूड कर दिया गया था, जिसको कि बहुत बार ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया था महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के अगेंस्ट, कि सेडिशन के अगेंस्ट उनको जेल में डाला गया, सेडिशन के अगेंस्ट उनको फाइन भराया गया, सेडिशन के अगेंस्ट उनको पकड़ के लेके जा रहे थे। सो ब्रिटिशर्स ने बहुत बार हमारे इंडियन रूलर्स के अगेंस्ट या इंडियन स्ट्रगलर्स जो है लीडर्स थे उनके अगेंस्ट यूज़ किया था। आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो ये एक ऑफेंस माना जाता है सिडिशन, कि आप किसी भी पर्सन के अगेंस्ट ऐसी कुछ हेटेड कंटेम्प्ट्स नहीं बोल सकते हैं, जो कि प्रॉपर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ ऑफ इंडिया है। ठीक है। उसके बाद ऑफेंस अगर देखेंगे तो एक नॉन बेलेबल आपको ऑफेंस अंडर दिया जाएगा, जिसमें कि आपको 3 साल से लेके लाइफ टर्म तक का जेल हो सकता है, एंड आपको एक अमाउंट ऑफ मनी फाइन भी देना पड़ता है। अगर ऐसा कोई पर्सन पकड़ा गया है जो कि सेडिशन के अंडर आ रहा है और उसके पास गवर्नमेंट जॉब है या नहीं भी है, तो वो आगे जाकर भी कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकता है। उसको लाइफ टाइम पासपोर्ट वीज़ा नहीं मिलेगा, और उनको जब भी रिक्वायरमेंट हो किसी भी कोर्ट में बुलाया जाए उनको पेश होना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कुछ कुछ चीज़ें जो हैं इस एक्ट के बारे में अच्छी हैं, कुछ कुछ चीज़ें हम बोल सकते हैं कि या शायद से थोड़ा गलत वे में भी इसको यूज़ हो रहा है। जैसे कि अगर मैं आर्टिकल मतलब सेक्शन 124 के बारे में बात करूँ, तो ये कितने बार जो पेनल कोर्ट्स हैं ऐसे डिसीजन राइट देता है कि वो पनिशमेंट में आ जाता है। थोड़ा सा अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा अनलॉ वे में बताता है। हमने हमारे पास अलग अलग ऐसे रीजंस है, जैसे कि यूएपीए है। ठीक है। उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो कि वो थोड़ा आर्ग्यूमेंट में की चीज़ों में आता, थोड़ा क्लैश के चीज़ों में आता है। सो एक दिस वॉज अबाउट द थिंग। लेट्स सी सेंटर आगे क्या या सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है। मुझे नहीं लगता कि सिडिशन लॉ को डायरेक्टली वो लोग हटा सकते हैं या रिपेल कर सकते हैं। अगले आर्टिकल पे जाते हैं। अगला आर्टिकल हमारा बता रहा है कि सेंटर लुकिंग टू यूज स्टबल एज अ बायोफ्यूल। हमने बहुत टाइम से ये पढ़ा था, आज भी आर्टिकल में आया, देखते हैं आज के आर्टिकल में क्या चेंजेस बताया। स्टबल बर्निंग के बारे में हमने देख लिया है, बायोफ्यूल के बारे में देख लिया है। 3,000 tons of stubble procured by NTPC result will be studied, says the Environment Minister. The Union government is working on a plan to use stubble as a biofuel and manure as a part of the efforts to deal with the stubble burning, and that was often cited as the source of pollution in the northern India. दिल्ली का अगर हम बात करें तो हमने पिछले महीने भी पढ़ा था, दिल्ली गवर्नमेंट ने, जो आप गवर्नमेंट है, उन्होंने स्टबल को यूज़ किया बायो डिकम्पोजर के तरीके में। उसके बाद हमने देखा कि उसको यूज़ करने इट वाज बेनिफिशियल, उन्होंने बाकी स्टेट्स को भी अर्ज किया। फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने सेंटर को भी बोला कि आप प्लीज़ ये चीज़ ऑल ओवर इंडिया इम्प्लीमेंट करो, या एटलीस्ट नदर्न इंडिया में इम्प्लीमेंट करो, सो दैट पोल्यूशन को हम कम कर पाए। So, the minister, who is yet to detail reply about the discussion of climatic change, stated that the criminalized stubble burning in the Air Quality Commission Act has
been the main reason. Making a short intervention during the discussion on the climatic change in the lower house, minister said national thermal sorry, national thermal power corporation has procured 3000 tons of stubbles to be used as biofuel, and actually ये possible है, बट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन अवेयरनेस इज़ द मेन रीज़न जो कि लोगों के बीच में लाना ज़रूरी है. इस पर डिस्कशन हुआ दोनों हाउस में, और COP के एक वीक पहले तक ही इस पर डिस्कशन हो रहा था और इसको इम्प्लीमेंट भी किया था कुछ कुछ एरिया में. लेट्स सी क्या चेंजेस ला पाते हैं इस पर और क्या चीज़ें आती हैं. जस्ट कीप यू अवेयर कि ये आर्टिकल मैंने न्यूज़ में डाला था. नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं एक हमारा डेटा जो कि बताता है 80% ऑफ द फंड्स फॉर बेटी बचाओ वॉज स्पेंड ऑन मीडिया कैंपेन. किसी जहाँ प्रॉपर यूज़ होना चाहिए उसके जगह पे मीडिया कैंपेन में हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ मनी उसमें यूज़ कर लिया गया था. पार्लियामेंट्री कमिटी सेज द गवर्नमेंट मस्ट रिवाइज द स्ट्रैटेजीज. The government spends 80% of the funds under the Beti Bachao Beti Padhao scheme on media campaign and must now revisit the strategies and invest the measurable outcomes in the health education for girls. Parliamentary committee का ये बोलना था कि आपने लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मीडिया कैंपेन्स में लगाया है, आपको जो बचे हुए अमाउंट्स हैं उसमें थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे, वापस से प्लानिंग करनी पड़ेंगे सो दैट आप प्रॉपर अमाउंट ऑफ लड़कियों की पढ़ाई और उनके हेल्थ पर लगा सको. The committee funds out for 446.72 crores इन 2016 से 19 के बीच में ये अमाउंट दिया गया था, जिसमें कि मीडिया के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 78.9% का अमाउंट जो है वो लोग ने सिर्फ मीडिया कैंपेन पे यूज़ कर लिया. The committee is chaired by Hina Vijaykumar Gavit and the report is titled Empowerment of Women through the Educations with a special reference to Beti Bachao Beti Padhao. The scheme was launched by Prime Minister Narendra Modi 2015 में, ताकि जो गर्ल्स को लेके जो सेक्स सिलेक्शन पे होता है, चाइल्ड इन्फेंट मॉर्टालिटी होती है, एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता है, मैरिजेस के बाद जो इशू होते हैं अर्ली मैरिजेस कर दिया जाता है, डाउरी वाले सिस्टम, ये सब चीज़ को टैकल करने के लिए ये स्कीम लाया गया था. ठीक है, अब आ जाते हैं स्कीम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि स्कीम क्या है, कैसी है. सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम जो है ऑब्वियसली 6 साल हो चुका है. 2015 में ये लाया गया था. नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो होता है हमारा 24 जनवरी को होता है, शायद 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है. उस दिन इसको लॉन्च किया था 2015 में. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ये आता है. अब इसकी ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं थोड़े. ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका? सबसे पहला अगर मैं बात करूँ प्रिवेंशन ऑफ, जो कि हम देखते थे पहले किसी भी, आप लोगों ने पता नहीं सीरियल्स में देखा होगा 19 और 16 लिखा जाता था. ठीक है, 19 और 16. ठीक है, इसको अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो ये जी बन जाता है, ये बॉय बन जाता है. सो बॉय गर्ल वाला जो था सेक्स रिलेशन वाला चीज़, उसको एलिमिनेट करने के लिए ये स्कीम लाया गया था. दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड, टू प्रोटेक्ट द गर्ल चाइल्ड, ये एक दूसरा ऑब्जेक्टिव था. उसके बाद उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, गर्ल्स को प्रॉपर एजुकेशन हो, दैट वाज द नेक्स्ट. एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द गर्ल चाइल्ड, उनको प्रॉपर हक मिल सके उनका. ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के. ठीक है, वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो इसको वर्ल्ड वाइड नहीं, नेशन वाइड, इंडिया वाइज अगर हम देखें तो इसको मल्टी सेक्टर्स में यूज़ किया गया था. ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो कवर किया गया, जिसमें ये नोटिस किया था कि गर्ल्स के रेशियो पर 1000 बॉयज़ जो हैं बहुत ख़राब हैं. तो जॉइंट इनिशिएटिव लिया गया वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ ये जॉइंट वेंचर या जॉइंट इनिशिएटिव लिया गया था गर्ल्स के लिए. ठीक है, टू इम्प्रूव दी सेक्स रेशियो, जो कि इम्प्रूव ऑब्वियसली हुआ बाय 16 पॉइंट्स. हमारे हेल्थ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है, उन्होंने ये बात किया कि 2014-15 में जो 118 प्लस अपॉन 1000 का रेशियो था,
वो 934/1000 का रेशो बना 1920 में। तो इट हैज़ इंक्रीज ऑब्वियसली। उसके बाद 640 डिस्ट्रिक्ट जो कवर करता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, उसमें 422 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जिसमें इम्प्रूवमेंट नोटिस किया था 1415 से लेके 1920 तक। सो डिस्ट्रिक्ट्स में भी आए नोटेबल चेंजेस। अगर मैं बात करूं तो जो कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है जैसे महेंद्रगढ़ हो गए, माऊ हो गए, करनाल हो गए हरियाणा के, ये सब जगहों पे ड्रास्टिक चेंज दिखा जस्ट बिकॉज ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन। हेल्थ सेक्टर की अगर तरफ से बात करें तो एनिटर्नल केयर रजिस्ट्रेशन जो किया गया था इट शोड कि परसेंटेज के हिसाब से अगर हम बात करें 61 से 71% ऑफ द चाइल्ड के गर्ल चाइल्ड में हेल्थ जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व करवाए गए। उसके बाद डिलीवरी इश्यूज जो होते थे, बीइंग अ यंग चाइल्ड, शायद उनकी शादी कर दी गई, या बीइंग अ यंग गर्ल उसको डिलीवरीज इश्यूज जो हो रहे हैं उसको उसमें भी चेंज दिखा। 87% से इट रोज टू 94%। एजुकेशन सेक्टर में अगर हम बात करें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के हिसाब से जो गर्ल्स एजुकेशन लेने के लिए 2014-15 में अगर मैं बात करूं, 2014-15 में वो रेशियो था 77.45%। वही रेशियो 2018-19 में बन गया 81.32%। सो इट शोज एन इंक्रीज इन द एजुकेशनल सेक्टर ऑल्सो। गर्ल्स के लिए प्रॉपर टॉयलेट्स और सारी सैनिटेशन फैसिलिटीज़ बनाए गए जो कि 92 से 95 का चेंज दिखाया हमको। फिर उसी के साथ अगर हम देखेंगे कि जो लैक ऑफ एजुकेशन और ये सब, तो ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स रहते हैं हर एनुअली। गर्ल्स को इनकरेजमेंट करने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। सो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जैसा ऐसे और भी गर्ल्स चिल्ड्रन के लिए इनिशिएटिव्स हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने लाया, जैसे कि उज्ज्वला, ठीक है, उज्ज्वला हो गया, किशोर हेल्थ कार्ड हो गया। ये दोनों के बाद आप मुझे बताएंगे कि ये दोनों किस चीज़ पर काम करता है। सो ये हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन है। अगर गर्ल एजुकेशन पे क्वेश्चन आया तो यू कैन राइट और उसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं डेटा के वाइज इफ़ यू रिमेंबर। सो दैट वॉज फॉर टुडे। आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।